ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHTP के स्टूडेंट्स के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे। कल हमने ग्राफियन फॉलिकल के बारे में जो है वो जानकारी हासिल की, जिसमें मैंने जो आपको कई बातें जो है समझाई। तो अब आपके आगे नेक्स्ट ये जो पढ़ोगे इसमें पूरी काम आएंगी, एक एक पॉइंट उसका काम आएगा आपके। अगर आपने ध्यान से उनको सुन लिया है कोई बात नहीं तो मैं दोबारा भी आपको उससे अवगत कराता रहूँगा। तो हमने ग्राफियन फॉलिकल पढ़ लिया, अब ये क्यों बनता है, क्या है। अब हम आएंगे ईस्टर साइकिल पे। इसी के दौरान ही तो ये बनता है ईस्टर साइकिल, मध्य चक्र। ये एक वो क्या होता क्या है ईस्टर साइकिल। आपने देखा होगा कि गाय एक बार बोली थी और फिर वो किसी कारण से जब नहीं हो पाई और वो फिर जो 21 दिनों के बाद में फिर बोलती है। तो ये जो चक्कर है ये टोटल जो है वो ये पूरा का पूरा मध्य चक्र है। ये उन सभी मादा पशुओं में पाया जाता है जो यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है। मादा प्राणियों में जनन तंत्र की एक निश्चित कार्य की लय होती है, जिसे मध्य चक्र कहते हैं, लय सर्कल। यह उन कारकीय घटनाओं का मिला जुला रूप है जो एक मध्य चक्र में शुरू होती है वह दूसरे मध्य चक्र में समाप्त होती है। इस चक्र में विभिन्न परिवर्तन होते हैं, वह ये परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराए जाते हैं। इस मध्य चक्र को 4 भागों में बांटा जाता है, परंतु प्रत्येक भाग अपने पूर्व भाग से मिला होता है। ये बिल्कुल ठीक है। ये भाग निम्न है, यानी कि पहले से दूसरा अलग नहीं हो जाता, मिला होता है और क्रम में चलते रहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे के बाद फिर वापस पहला। तो इसका पहला जो है वो है प्रोइस्ट्रस। ये जो है ये तैयारी की अवस्था, हीट में आने की अवस्था या तैयारी की अवस्था। ये पहले आप इसको मैं ये समझता हूँ कि आप इस डायग्राम को अगर आप देख लोगे पहले तो ये आपके बड़ा सुंदर समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा, लेकिन ये डायग्राम बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा, लेकिन खैर कुछ समझ में आएगा, जितना कुछ तो ज़रूर आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं। तो चलिए खैर यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ने के बाद में आपके काफ़ी कुछ थ्योरी से पता चल जाएगा। फिर ये लाइनिंग दोबारा बता देता हूँ। 3 से 4 दिन लंबी अवस्था है जो पूर्व चक्र के कार्पस ल्यूटियम CL आपको पता है विफल होने पर शुरू होती है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है, हो जाती है, तो CL मेंटेन रहती है, परसिस्ट रहती है। अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, वो CL जो बनी, CL क्या होती है, जहाँ से फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में फूटा और जब ये फॉलिकल जो है वो फूट गया तो आपने इसमें आप अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे कि उसकी जो लेयर है वो आउटर जो लेयर है ये क्या करती है, जब ये इसके कई फेज हैं। ये पहले ये जो इसका नेक है, ये जो ओवा फॉलिकल में मैंने बताया था आपको, नेक के जरिए जो पेंडुलस घूम रहा है, हल्का हिलता है, तो ये भी जो है वो ख़त्म होगा। फिर हमारे पास जो सेल हैं इसके ये जो है इससे CL बनेगी। CL अभी हम इसका पूरा डिस्कशन पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो ये बनेगी और ये मेंटेन रहेगी अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है।
क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ये रिग्रेस होना चालू हो जाती है, ख़त्म होना चालू हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ता रहेगा तो एस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा। तो अगर सीएल ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा एस्ट्रोजन जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये सीएल विफल होने पर शुरू होती है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता रहता है व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तर गिरता है। ये चौथी अवस्था से वापस आने वाले, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसमें क्या होगा, एफएसएच के प्रभाव में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में ग्राफियन फॉलिकल विकसित होता है। ये जब हमने पढ़ लिया, ये विकसित होता है तथा अत्यधिक मात्रा में एस्ट्राडायर यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में से मादा जननांगों की रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। अंड नलिका ओविडक्ट के रोम सीलिया मैंने बताए थे, उनमें उसके अंदर जो ओविडक्ट के अंदर हल्के सीलिया यानी कि बालों की स्थितियाँ, बालों जैसी, ये सीलिया कहलाते हैं। वह कोशिकाओं की वृद्धि है तथा ग्रीवा सर्विक्स व योनि वेजाइना की ग्रंथियाँ एक सीरस पदार्थ, चिकना पदार्थ छोड़ती हैं और योनि की एपिथेलियम की मोटाई बढ़ जाती है और इसमें वैस्कुलरिटी यानी कि ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। वह इसमें कॉर्नीकरण यानी कॉर्निफिकेशन होने लगता है। कॉर्निफिकेशन का मतलब है ये थिक हो गई है। तो थिक होने के बाद में ये एक ऐसा बैरियर जो बनाती है जिससे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जो है वो अंदर ना जा सके। क्या नेचर की एक बहुत ही सुंदर ये जो प्रक्रिया है कमाल की, क्योंकि उसको ये पता है कि भी कोई इन्फेक्टेड चीज़ भी बाहर से अंदर जो है वेजाइना में दाखिल हो सकती है। तो ये पहले क्या है उसका, क्यों अच्छा एस्ट्रोजन इस लेवल पे क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि एस्ट्रोजन जब लेवल बढ़ जाता है तो ये योनि के लिप्स हैं और वेजाइना हैं, ये क्या हो जाती हैं, स्थिल हो जाती है। स्थिल हो जाती है, स्थिल का मतलब है हल्का सा उसको वो दबाव पड़ेगा, बैठने पर ही वो खुल जाती है, यूँ हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह से ये हो गई है तो कोई चीज़ अंदर एंटर कर रही है तो कोई इन्फेक्टेड आए तो ये इन्फेक्टेड नहीं हो। तो ये कॉर्निफिकेशन क्या होता है कि ये इसमें जैसे ही थिकनेस आई एपिथेलियम के अंदर, तो वो थिक पार्ट जो है, जैसे हमने क्रेटनाइजेशन पढ़ा होता है स्किन के अंदर, क्रेटनाइजेशन क्या होता है, क्रेटनाइजेशन स्किन के अंदर खुरदरापन, मोटेपन के बाद में थोड़ा सा खुरदरापन, तो एक लेयर बन जाती है इस तरह से जो कि इन्फेक्शन को अंदर नहीं आने देती। और यहाँ पे वास्कुलरिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आपको पता है फैगोसाइटिक एक्शन भी बढ़ जाएगा, WBC बढ़ जाएंगे वहाँ पे, तो कोई बैक्टीरिया आएगा तो उनको इंगल्फ करेंगे। GF ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय के ऊपर उभरने लगता है यानी कि बनने लगता है, जिसमें आपको ये 209 पे आप देखोगे, 209 आपका डायग्राम देखोगे ना, तो इसके अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल ये बढ़ता हुआ यहाँ आपको दिखाया है, बड़ा ही सुंदर इसमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है, वह थोड़ा सख्त हो जाता है। थीका इंटरना की कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती हैं। अब ये थीका इंटरना, ये देखो यहाँ इसमें दे रखी हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, इस तरह ये इसकी जो है ये लेयर होती हैं, इंटरना और एक्सटर्ना। हाँ, ये थीका एक्सटर्ना है और ये थीका इंटरना दे रखा है यहाँ। तो ये थीका जो इंटरना है कोशिका आकार में बढ़ने लगते थे, तो अंडा ओवम अपनी परिपक्वता हेतु परिवर्तित होना शुरू होता है। इससे इसमें परिवर्तन होने लगते हैं, अंडा अपनी धंसी हुई एमेंडेड अवस्था से हटकर गुहा की तरफ आ जाता है। तो ये देखिए, ये जो इसकी ये जो नेक से एमेंडेड है, तो ये क्या हो जाता है, ये इसके अंदर चला जाएगा, इसमें गुहा के अंदर, ये जो गुहा नज़र आ रही है, ये इसके अंदर पूरा का पूरा यूँ आगे धंस जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। कुतिया में गर्भाशय की हटकर गुहा की तरफ आ जाएगा, और मैं ये समझता हूँ ये एक बॉर्डर की तरफ आ जाता है। गुहा से चलते चलते
ये इसके अंदर एक बॉर्डर की तरफ आएगा ना, तभी तो ये रप्चर होगा तो कार्पस ल्यूटियम बनेंगी। तो आप इसमें 209 पे आप अच्छी तरह देखें, जहाँ पे ये रप्चर्ड फॉलिकल विद क्लोटेड ब्लड, तो ये कार्पस ल्यूटियम यहाँ बनेगी, ये दे रखा है जो इसमें। तो ये जो जोना प्लेसिडा के लेयर्स हैं, इन्हीं से जो है वो ये सीएल बनती है, क्योंकि यही रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा होगा तो, और ये बाकी जो सेल्स रह जाएंगे। यहाँ जो जहाँ से वो बाहर निकला है वहाँ एक डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा डीप होगा वो, क्योंकि वहाँ से वो निकला है अंडा, तो वो डीप डाउन हो जाएगा। और यही सेल हैं जो सीएल बनाती हैं, जो हमारे पास जोना प्लेसिडा की। कुतिया में गर्भाशय की भीतरी परत की एंडोमेट्रियल वेस्कुलिटी कहते हैं ब्लड सप्लाई को बढ़ जाने को, वेसल्स ज़्यादा हो जाएंगी ना, बढ़ जाएंगी, अधिक बढ़ जाती है, वह रक्त स्त्राव ब्लीडिंग होती है, जिसे आभासी मासिक धर्म यानी कि स्यूडो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि अब जो है वो ये जो है ओवा रिलीज होने वाला, आभासी मासिक धर्म उसको कहा जाता है। कुतिया व मादा सुअर में भग वल्वा मोटा होकर सूज जाता है और ग्रीवा सर्विक्स धीरे धीरे शिथिल रिलैक्स होती है, वह म्यूकस का स्राव अधिक होता है, जो चिपचिपा वह गाढ़ा हो जाता है। गाय में म्यूकस पहले दूधिया वह गाढ़ा, लेकिन बाद में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वह स्वच्छ, रस्सी नुमा, धागे नुमा, रोपी रस्से जैसा और स्ट्रिंगी यानी कि लटकेगा यूं होता है। लगातार बढ़ते हुए एस्ट्रोजन के स्तर के कारण प्राणी स्ट्रेस की ओर यानी कि हीट की ओर बढ़ता है। अब इसमें स्ट्रेस, सीएल तेजी से नष्ट होती है, अभी वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस की ओर बढ़ता है और सीएल तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाती है तथा यह समय पूर्ण निर्माण काल यानी कि बिल्डिंग अप पीरियड यानी कि वापस दोबारा शुरू, क्योंकि सीएल परसिस्टेंट हो ही नहीं, तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे और फिर एस्ट्रोजन शुरू, तो ये बिल्डिंग अप, अब ये जो है अब ये सारी की सारी बिल्डिंग अप जो है अवस्थाएं कहलाएंगी, वापस जो है वो फिर हीट में आने के लिए, जो एस्ट्राडाइल हार्मोन के कारण होता है। इस अवस्था के अंत में मादा प्राणी नर प्राणी के प्रति रुचि प्रदर्शित करता है। इसमें अब आता है स्ट्रेस। यह वह अवस्था है जब मादा की लैंगिक इच्छा, सेक्स डिजायर बढ़ जाती है, वह नर को अपनी तरफ आकर्षित करके स्वीकार करती है तथा साथ ही माउंटिंग भी करने देती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा मादा ताव हीट के मानसिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है। हीट में जब आ जाता है तो ये गाय जो है देखिए बेलोइंग करेगी, रंभाएगी, इधर उधर दौड़ेगी नर की उसके तलाश में, और जो है ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये तार जो देगी, ये सारे लक्षण जो है वो प्रदर्शित करती है। ताव काल, हीट पीरियड वह काल है जब मादा लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करती है, वह नर को स्वीकार करती है। इसके जो है विशेष लक्षण है पशु का बेचैन हो जाना, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया, भूख कम हो जाना, बेलोइंग, रंभाना, दूध में गिरावट और एंक्शियस हो जाता है पशु, अनमना और कुछ नहीं सूझता है। यह अवस्था प्रथम बार स्वीकार करने से शुरू होती है, अंतिम बार स्वीकार करने तक चलती है। स्ट्रेस, इसको स्ट्रम भी कहते हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं, और ये OESTRUS भी लिखा जाता है, ESTRUS भी लिखा जाता है, ये तीनों इसी के नाम है। इस अवस्था में ग्राफिन फॉलिकल बड़ा परिपक्व हो जाता है तथा अंडे में कुछ
परिपक्व भी परिवर्तन होते हैं। एस्ट्रोजन के प्रभाव से जननांगों में भी कुछ परिवर्तन होता है। ओविडक्ट कुछ तन जाती है। अंडनाल, ओविडक्ट। तो अब आप देखें, इस समय पे जब आप हाथ को पर रेक्टम ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ये जो है हॉर्न जो है यूट्रस के यूट्राइन हॉर्न जो हैं वो यूं मिलेंगे टाइट हुए हुए, अदरवाइज यूं स्थिर रहेंगे, यूं पड़े रहते हैं। जब आप कभी चेक करोगे यूं पड़े मिलेंगे आपको यूं, लेकिन इस अवस्था में यूं हो जाएंगे और आपको यूं फील होंगे, यूं आप हाथ से फील करोगे तो फील होंगे कि ये किस तरह से जो है बढ़े हुए हैं, मोटे हो गए हुए। ओविडक्ट कुछ तन जाती है। एपिथेलियम विकसित हो जाते हैं जिसके रोम सीलिया सक्रिय हो जाती है। अंडनाल की दीवार में संकुचन होने लगता है, कंट्रैक्शन, जिससे इनके रोम सीलिया गति करने लगते हैं। तो ये गति करते हुए क्या करेंगे, वो जो गति के जो ओवा है उसको यूट्रस की तरफ धकेलेंगे और जो स्पर्म है वो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और सर्विस के कारण यूट्रस की तरफ जो है वो धकेला जाता है, ताकि ये दोनों आपस में नियर आएँ, नज़दीक आएँ और ये फर्टिलाइजेशन हो। अंडनाल की दीवार में संकुचन होने लगता है जिससे इसमें रोम सीलिया गति करते हैं। अंडनाल का फिब्री युक्त सिरा यानी कि फिब्रिया, यहाँ इनफंडिबुलम जो उंगलियों जैसी संरचना मैंने बताई थी आपको, वो ओवरी के पास रहती हैं। तो ओवरी से जैसे ही अंडा जो है वो निष्कासित हुआ, ये उंगलियाँ जैसी संरचना है उसको तुरंत कैच कर लेती है और वो भी तैयार हो जाती हैं कैच करने के लिए। वो भी इसी तरह से काफ़ी हार्ड हो जाती हैं इनको पकड़ने के लिए, इस हार्मोन के तहत। टर्जिड हो जाना, गर्भाशय यानी कि यूट्रस तन जाता है, यूं तन जाता है, यूं टर्जिड तन जाता है। अंडनाल में स्राव की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ प्रजातियों में गर्भाशय मोटा भी हो जाता है। रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, वस्कुलरिटी बढ़ जाती है। म्यूकोजा पर बहुत ही जल्दी वृद्धि होती है। श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि म्यूकस जो तार कहते हैं जिसको, वो योनि व ग्रीवा की श्लेष्मा झिल्लियाँ, वेजाइनल एंड सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति के कारण गुलाबी व रक्त युक्त यानी कि कंजस्टेड हो जाती है। ग्रीवा व भग शिथिल हो जाते हैं तथा इनमें हल्की सूजन एडिमा हो जाता है। कुतिया व सूर में ये अधिक देखने को मिलता है। इस अवस्था में भग में श्लेष्मा म्यूकस स्रावित होता है, जो म्यूकस स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूकस के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। इस अवस्था में समाप्ति पर अधिकांश प्राणी में ओवुलेशन होता है। इस अवस्था की समाप्ति पर, अंडरलाइन, अधिकांश प्राणियों में ओवुलेशन होता है, यानी कि एस्ट्रोजन यानी स्ट्रम के एस्ट्रस की एंड अवस्था में ओवुलेशन होता है। ये देखिए अभी, लेकिन खरगोश, बिल्ली, ऊंट आदि में अंडोत्सर्जन, अंडरलाइन पूरे को कर लेना, अंडोत्सर्जन मैथुन के पश्चात ही होता है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है व एफएसएच का स्तर धीरे धीरे, क्योंकि अब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है का स्तर धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि फॉलिकल तो मैच्योर हो गया और ओवा रिलीज हो गया। इस अवस्था में धीरे धीरे गिरता है, नहीं अभी कहाँ रिलीज हुआ, अभी तो एलएच आएगा तभी रिलीज होगा। वो एलएच में रिलीज होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, एफएस का स्तर धीरे धीरे गिरता है, एलएच का स्तर बढ़ता है, जिसे प्री ओवुलेटरी सर्ज कहते हैं। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना।
प्री ओवुलेटरी सर्ज इसको कहा जाता है। ओवुलेशन से पहले सर्जरी, यूं याद रख लो आप, तो सर्जरी का मतलब क्या, उसको वो खुलेगा तो उसको सर्जरी मान लीजिए। ये सर्जरी हम हाथ से करते हैं, ये नेचर खोल देगी उसको। फॉलिकल का खुलना ओवम को बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ कट तो आएगा, कोई ना कोई जगह तो मिलेगी उसको बाहर आने के लिए, तो इसको हम प्री ओवुलेटरी सर्ज, यानी कि ओवुलेशन आने से पहले सर्जरी, यूँ आप इसको याद रख लेना, तो प्री ओवुलेटरी सर्ज कहते हैं। अब आता है मेटिस्ट्रस। मेटिस्ट्रस, मेटिस्ट्रम, मेटिस्ट्रस और मेटेस्ट्रस, मेटेस्ट्रम और पोस्टस्ट्रम, यानी कि स्ट्रस का बाद का पार्ट। ये 2-3 दिन लंबी अवस्था है। अभी इसको पढ़ने के बाद में वो डायग्राम पे अपने चलते हैं। 2-3 दिन लंबी अवस्था है, जिसकी शुरुआत में स्ट्रस के अंत में अंडोत्सर्जन होता है। अब LH का प्रभाव क्या करेगा? LH के प्रभाव में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये, तो उसको गला देगा, ल्यूटिलाइज कर देगा, उसको जगह बना देगा उसमें से, यानी कि उसको सॉफ्ट कर देगा जहाँ से ओवर बाहर आना। प्रभाव में ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, वह अंडा मुक्त हो जाता है, तथा ग्रेनुलोजा सेल्स के द्वारा, ये ग्रेनुलोजा सेल्स के द्वारा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ग्रेनुलोजा सेल्स जो इसकी फॉलिकल की हैं, उनके द्वारा ग्रेनुलोजा, ये हमारे पास, ये देखिए ग्रेनुलोजा यस, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना के बीच में ग्रेनुलोजा। एक सेकंड, मैं इसको एक सेकंड और इसको मेरे पास ही पड़ा है, क्योंकि इसमें डायग्राम जो इतने बढ़िया नहीं दिए होते तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। यस, बिल्कुल, थीका एक्सटर्ना के बाद में ये देखिए, ये देखिए कल मैंने, अब ये अगर डायग्राम आपने पूरा इसको सिस्टम में डाल लिया तो ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये देखिए, ये थीका एक्सटर्ना है, ये वाला, ये, और ये देखिए, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये जिसमें जो हाइलक बनाती हैं वो हैं ग्रेनुलोजा सेल्स। ये देखिए, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं जो इसके बाहर, तो ये तो बाहर आ जाता है, ये तो, और अब ये सेल्स जो हैं, वो ये सेल हैं, ये बनाएंगी सीएल, इससे जो है वो सीएल जो है वो बनती है। तो ये इसका पूरा अगर चित्र, इसको ढंग से अगर आप ये कल एक स्टूडेंट द्वारा रिक्वेस्ट भी आई है, तो आज मैं इसको आपको पूरा का पूरा आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊँगा। कल मैंने पढ़ा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसे जो आपने ये पढ़ाया है इसको ज़रूर भेज दें, अच्छा समझ में आ रहा, इसके डायग्राम को देख लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। और कुछ थोड़े इससे संबंधित जो नोट्स हैं जो इसमें नहीं हैं वो भी आया, तो वो भी आपको भिजवा दिए जाएंगे, निश्चिंत रहो आप। आपको जहाँ समझ में नहीं आता मेरे को रिस्पॉन्स भेजो, तो मैं उसका कोई ना कोई साधन, अभी जैसे आपने पूछा तो ये भी मैं भेज रहा हूँ आपको, इसके नोट्स भी आपको भेज दूँगा। जो इसमें नहीं है वो जो हैं आपके पास, ये नोट्स ही हैं बने हुए, पढ़ना है आपको। आप अपने नोट्स शॉर्ट में कहीं बनाना चाहें तो बना लो। अभी ये हमारे पास ग्रेनुलोजा सेल्स के द्वारा कार्पस ल्यूटियम सीएल का निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ना शुरू होता है जब सीएल बन गई, तो एफएसएच, एलएच व एस्ट्रोजन हार्मोन घटकर अपने मूल स्तर पर जाने लगते हैं। अब जैसे सीएल बनी, प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो गया और ये तीनों घटने शुरू हो गए और अपने नॉर्मल स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। जननांगों को रक्त की आपूर्ति घट जाती है तथा इनसे स्रावित होने वाला श्लेष्मा घटकर गाढ़ा हो जाता है। यानी कि जो स्ट्रेस की अवस्था थी उससे बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगी अब ये सारी। वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ गई थी, यहाँ घट गई। वहाँ म्यूकस डिस्चार्ज बढ़ गया था, यहाँ घट गया। सीएल द्वारा उत्पन्न प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव के कारण एफएसएच का निर्माण बंद हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा बनना, तो नया ग्राफिन फॉलिकल बनेगा ही नहीं ओवरी पे। अगला मध चक्र स्ट्रेस साइकिल नहीं आता, यानी कि अगर ये बनी रहती है तो अगला मध चक्र शुरू नहीं होता।
अब अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती है, कुछ प्रजातियों में इस अवस्था में योनि की एपिथेलियम शिथिल पड़ जाती है, वह इस क्षेत्र में श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC एकत्रित हो जाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन हो तो उसको इंगल्फ कर ले। विदेशी नस्लों में एग्जोटिक जितनी ब्रीड्स की गायों में इस अवस्था में शुरुआती भाग में गर्भाशय के उभारों, अभी आप देखें, ये मैंने आपको मैं समझता हूँ कि आपको शायद पढ़ा दिए हैं, नहीं सेकेंड ईयर को पढ़ाया, सॉरी नहीं पढ़ाए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से अभी याद करना। मैं जिस वर्ड पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ, जोर देता हूँ, वो आपके आगे काम आने वाला है, चाहे अगले चैप्टर में आ जाए, सेकेंड ईयर में आ जाए, पूरा का पूरा आपके काम आएगा। तो ये देखिए, अब शुरुआती भाग में गर्भाशय के उभारों, यूटेराइन कैरंकल्स। अब यहाँ यूटरस के अंदर जो है इस तरह की गांठें होती हैं, इस तरह की, जिनको कैरंकल्स कहते हैं। वो बहुत ही छोटी होती हैं जब तक ये प्रेगनेंसी नहीं होती। जैसे ही प्रेगनेंसी जो है होती है तो ये जो गांठें हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि कैरंकल्स बढ़ जाते हैं। ये 80 to 120 अप्रॉक्सीमेट 140 ये इनकी रेंज होती है। ये इस तरह की, ये इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं सभी के। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है कि जब ये अवस्था आती है तो इनके यूट्राइन कैरंकल्स में रक्त आपूर्ति जो है बढ़ जाती है, हाइप्रीमिया हो जाता है, जिससे कोशिकाएं के फटने से रक्त स्राव हो जाता है, जिसे पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग कहते हैं। और ये हुआ कब? जब ईस्ट्रोजन लेवल हाई था। लेकिन शो अब करेगा ये, तो इसको पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग, यानी कि ताव में आने के बाद में जो ब्लीडिंग आई, यानी कि इसको मैंस्चुरेशन पीरियड भी कहते हैं ना, मैंस्चुरेशन। तो ये मैंस्चुरेशन कहते हैं इसको, ब्लीडिंग आने को। और ये होती क्यों है? अभी ये देखिए, नोट कर लो। गर्भाशय के अंदर कैरंकल्स हैं, जिनके अंदर जब बच्चा अगर प्रेग्नेंट होगा तो उसके बच्चे के जो आउटर लेयर होगी उसकी विलाई जो है, विलाई इसके कैरंकल्स के अंदर, कैरंकल्स की क्रिप्ट्स में जाके फंसेंगी और यहाँ से पूरा का पूरा आहार और ब्लड सप्लाई बच्चे को मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। सेकेंड ईयर में काम आएंगी, अगले चैप्टर में काम आएंगी आपके, जब हम ये प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो ये इसको अच्छी तरह से, व्हाट आर द कैरंकल्स, मैं आपको डायग्राम में भी बता दूंगा, उस समय भी बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें। डायग्राम आपको दूंगा इसका बड़ा सुंदर, जिससे कोशिकाओं के फटने से रक्तस्राव हो जाता है, जिसे पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग जो है वो कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी या वापसी के कारण ये होता है। एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां वृद्धि करने लगती हैं। अंडा अंडनाल से गर्भाशय यानी कि यूट्राइन ट्यूब में आ जाता है, वह इसकी ऊपरी हिस्से फैलोपियन ट्यूब में निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जहाँ मैंने आपको बताया था एम्पुला, अंडरलाइन करना, फैलोपियन ट्यूब का ऊपर वाला भाग एम्पुला कहलाता है, जहाँ पे जंक्शन, तो ये जो है इसको कहते हैं एम्पुला, वहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। परंतु अगर निषेचन नहीं होता तो डीजनरेशन होता है, जिससे इस अवस्था की समाप्ति पर गर्भाशय की मांसपेशियों के शिथिल हो जाने से गर्भाशय मुलायम हो जाता है। और अगर ये निषेचन नहीं होता है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो घटने लगता है, यानी कि सीएल रिग्रेस होना शुरू होती है। कुतिया में यह अवस्था, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर वो चीज़ें नोटिस में लाई जाती हैं, पूछी जाती हैं जो अनकॉमन हो, तो ये अनकॉमन है। तो देखिए, इनके अंदर डाइस्ट्रेस अवस्था होती नहीं है, लेकिन इसकी ये अवस्था ही 50 से 60 दिन होती है। बिल्ली में 30 से 4 दिन होती है, तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। खरगोश, बिल्ली, ऊँट में ओवुलेशन आफ्टर मैथुलेशन पर कॉपुलेशन होता है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास आती है डाइस्ट्रस अवस्था। यह सबसे लंबी अवस्था होती है, जो अंडाशय की कार्य की अवस्था होती है। सीएल परिपक्व हो चुका होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत मात्रा में स्रावित होता है, जिसका प्रभाव पूरे जनन तंत्र पर दिखाई देता है। एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है,
वह इनकी ग्रंथियाँ वृद्धि कर बड़ी हो जाती हैं, सर्विक्स संकुचित हो जाती है तथा योनि का श्लेष्मा चिपचिपा हो जाता है। योनि की श्लेष्मा झिल्ली वेजाइनल म्यूकस में हल्की पड़ जाती है, गर्भाशय की मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। इस अवस्था के अंत में एंडोमेट्रियल ग्लैंड छोटी होने लगती हैं, वह सीएल नष्ट होने लगता है। अभी मैंने आपको बताया लगता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरने लगता है और अब क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लग जाएगा। प्राथमिक पुटिका प्राइमरी फॉलिकल्स का विकास होने लगता है तथा पूर्ण प्रोएस्ट्रस अवस्था आ जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये आज हमने इन चारों अवस्थाओं को कितने हो गए, ये कौन सा है, तो ये चलिए ये आपको इस डायग्राम के बारे में मैं कोई बात नेक्स्ट, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, ये डायग्रामेटिकली इन चारों अवस्थाओं को ये जो जान दिया हुआ इसमें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।